पाकिस्तान में आज के समय काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। पिछले दिनों आप जानते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर चुनाव हुए थे, जिसमें किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अब इसके बाद देखो जो इंडिपेंडेंट्स थे, जो इमरान खान की पार्टी की तरफ जो बैक्ड थे, उनको सबसे ज़्यादा सीट्स मिली है। पर क्योंकि इंडिपेंडेंट्स हैं और कलेक्टिविटी नहीं है एक तरह से साथ में, बट ऑन द अदर हैंड नवाज़ शरीफ ने ऐसा बोला है कि वही यहाँ पे अगली सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत सारी अलग-अलग पार्टियों के साथ उन्होंने यहाँ पर बातचीत करी है एंड हो सकता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर आपस में कोलिशन गवर्नमेंट बना ले। एंड इस पर्टिकुलर इलेक्शंस के अंदर हमें आर्मी का भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप देखने को मिला, जिन्होंने पूरी कोशिश करी पाकिस्तान की जो नवाज शरीफ की पार्टी थी उनको जिताने के अंदर। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 12 फरवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कैस जेवी एंड लिफजानिया के बारे में। देखो अगर आप प्रीलिम बूस्टर रेगुलरली फॉलो करते हो ना, तो लगभग 3 साढ़े 3 महीने पहले पहले भी हमने एक इस तरह की चीज डिस्कस करी थी। पर चिंता मत करो, अगर भूल भी गए हो तो डोंट वरी, मैं आज आपको रिमाइंड करवा दूंगा। देखो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप सभी के साथ सिकल सेल डिजीज के बारे में। देखो आप लोगों को पता होगा कि आपके बॉडी में क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं। सर आरबीसी मतलब क्या? रेड ब्लड सेल्स। बिल्कुल ठीक बात है। इनका काम क्या होता है आरबीसीज का? सर आरबीसीज का काम होता है कि वो ना हमारे लंग्स से, हमारे फेफड़ों से बेसिकली ऑक्सीजन को लेके जाते हैं एंड पूरी बॉडी में डिलीवर करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एंड उसके साथ में ही जो आरबीसीज हैं उनका काम ये भी रहता है कि मान लो आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट है, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, वो वापस से लंग्स तक लेकर आए एंड फिर उसको बाहर एक्सहेल करें। एंड साथ ही साथ आरबीसीज ऑक्सीजन कैसे कैरी कर पाते हैं? एक प्रोटीन की वजह से जिसका नाम होता है हेमियोग्लोबिन। ठीक बात है। अब ये जो आरबीसीज होते हैं ना, इनकी जो शेप होती है थोड़ी सर्कुलर टाइप्स होती है, ये आप कह लो डिस्क शेप्ड आपके आरबीसीज होते हैं। ठीक है। अब क्योंकि डिस्क शेप्ड होते हैं तो जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ऐसे ये सर्कुलर शेप के अंदर बड़े आराम से फ्लो कर जाते हैं। ठीक है सर, तो अच्छी बात है, करने चाहिए। पर कई बार पता क्या होता है, इन आरबीसीज की जो शेप होती है ना, वो इस तरह से सर्कुलर ना होके वो ऐसी हो जाती है। सिक्कल समझते हो? जैसे मून, छोटा सा मून होता है उस टाइप की, या फिर क्रिसेंट शेप जिसको हम बोल सकते हैं। तो ऐसी शेप हो जाती है इनकी, जैसे ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे। पहली बात तो आपके दिमाग में आएगा, सर ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब ये सर्कुलर आपका सिकल शेप में कैसे बदल गया? अरे ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जब ये चीज होती है, तब उस टाइम के अंदर सिकल सेल इनहेरिट हो सकता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये चीजें हो सकती हैं कि आपका रेड ब्लड जो है उसकी शेप बदल जाए। चलो ठीक है सर, मान लिया शेप बदल गई। इस शेप के बदलने से नुकसान क्या है? अरे पहले ये समझो ना, ये सर्कुलर शेप वाले आरबीसीज कितने आराम से फ्लो कर पा रहे थे। अब जब इस तरह की शेप के हैं तो ये बीच में अटक जाएंगे। बीच में अटक जाएंगे तो वेसल्स के बीच में मूव नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा? अरे कुछ जगह के ऊपर ब्लड ही नहीं पहुंचेगा, और ब्लड नहीं पहुंचेगा तो आप जानते हो दर्द होगा। ठीक है ना, वहां पर एनर्जी नहीं हो पाएगी, आपके वो बॉडी जो पार्ट है वो पेन करेगा। एंड हो सकता है लंबे टाइम के बाद कुछ आपको स्ट्रोक वगैरह भी आ जाए, हार्ट स्ट्रोक वगैरह आ जाए। एंड कई लोगों की वहां पे डेथ भी हो सकती है। समझे इस बात को? दिस इज नोन एज सिकल सेल डिजीज। ये नाम जो सिकल सेल आया है ना, ये वहीं से आया है कि सिकल शेप के हो जाते हैं। हर साल ऐसा देखा जाता है कि 30,000 से 40,000 बच्चे इसी डिसऑर्डर के साथ यहाँ पे पैदा होते हैं। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी एक इसके साथ ही बड़ी लिंक्ड बीमारी है जिसका नाम है थैलेसीमिया। सर थैलेसीमिया क्या होता है? अरे थैलेसीमिया आपने सुना होगा कि कई बार ना, कई बच्चे होते हैं, मेजरली बच्चों के अंदर मेजरली देखने को मिलता है कि उनके यहाँ ना जो खून है वही नहीं बनता, कि ब्लड बनना ही बंद हो गया। उनको बार बार आपने देखा होगा खून चढ़ाना पड़ता है बाहर से, है कि नहीं? आपने कई बार इस चीज को नोटिस किया होगा। उस चीज को बोलते हैं थैलेसीमिया। ध्यान रखना, ये भी एक इनहेरिटेड ही है, ये भी पेरेंट्स से ही बच्चों तक आ रहा है। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर ही हमें देखने को मिल जाता है जब हमारी बॉडी प्रोटीन नहीं बना पाती, जिसको नाम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब इससे क्या होता? बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, उससे इंसान को थकावट होगी, इरेगुलर हार्ट बीट होगी, कभी फेंट भी हो सकता है, नौजिया वगैरह हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे थैलेसीमिया। तो इसके लिए बच्चों को क्या चाहिए होता है, जिनको या बच्चों को या बड़े भी मान लो जिसको हो गया, तो उसको यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होते हैं, बार बार उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। कई बार इससे क्या होता है, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा आयरन बन जाता है, जिसको फिर की चलेशन के माध्यम से बेसिकली जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको बाहर ब्लड से निकाला जाता है। तो ये थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज होती है। अब आप सोचेंगे सर आपने ये तो बताया नहीं कैएसजीबी और लिपजानिया, आप किसी अलग ही डायरेक्शन में चले गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अलग डायरेक्शन में नहीं गया। दरअसल ये जो बीमारियां थी ना, जैसे मैंने आपको बताया सिकल सेल एनीमिया हो गया या फिर थैलेसीमिया हो गया, इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसको कैसे ठीक करना है, उसके लिए हमारे पास
टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, जीन थेरेपीज आ चुकी हैं, जिसका नाम है कैसजीबी और लिफजेनिया। यानी कि जो दोनों बीमारियां अभी हम पढ़ के आए ना, सिकल सेल और थैलेसीमिया, इसको कैसे ठीक करेंगे सर? ऐसे ठीक करेंगे कैसजीबी और लिफजेनिया के माध्यम से। क्या है ये कैसजीबी? दरअसल में आप नोटिस करो, ये बीमारी हो क्यों रही है? वाई आर वी फॉलिंग प्रे टू सिकल सेल एनीमिया? ये था जीन डिसऑर्डर की वजह से, क्योंकि पेरेंट्स से जब बच्चे के अंदर प्रॉपर जीन ट्रांसफर नहीं हुए, तब कहीं ना कहीं ये चीज हुई है। अगर हम जेनेटिक चेंजेस कर दें, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम ये चीज टैकल कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि अगर जीन के अंदर ही वो क्या था, अब नॉर्मल जीन था, अगर हमने उसके अंदर ही चेंजेस कर दिए तो अकॉर्डिंगली हमारा जो काम बन गया। तो दरअसल में ना दोनों जो थेरेपीज हैं, कैसजीबी और लिफजेनिया भी इसी चीज को टारगेट करते हैं। हालांकि दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि ये दोनों है क्या, क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी ही है। कैसजीबी के थ्रू क्या होता है, ये दरअसल में पेशेंट के ब्लड स्टम सेल्स को लेता है, जिसको हम एडिट कर देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, बॉडी के अंदर दो तरह के हीमोग्लोबिन है, एक होता है फीटल हीमोग्लोबिन, एक होता है अडल्ट हीमोग्लोबिन। अब एक्चुअल में एक यहाँ पे जीन होता है BCL11A, इसकी वजह से फीटल हीमोग्लोबिन अडल्ट हीमोग्लोबिन में स्विच कर जाता है। पर एक्चुअल में जो जीन डिफॉल्ट थे वो फीटल हीमोग्लोबिन में नहीं होते हैं, पर अडल्ट हीमोग्लोबिन में होते हैं। अगर हमने इस जीन को टारगेट कर दिया तो ये स्विचिंग को थोड़ा हम कंट्रोल कर पाएंगे, एंड उस हिसाब से हम यहाँ पे इस चीज को टैकल भी कर पाएंगे कि बंदे को चाहे आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया या थैलेसीमिया, ये ना हो। जो लिफजेनिया थेरेपी है, ये दूसरी तरह की थेरेपी है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हेल्दी हेमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग जीन यहाँ पे बॉडी को डिलीवर करते हैं। तो एक वायरल एनवेलप को यूज करता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि दो थेरेपीज हैं, जिसको कैसजीबी को बनाया गया है वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा एंड क्रिस्पर थेरेपेटिक्स के द्वारा, और लिफजेनिया को बनाया गया है बाय ब्लू बर्ड बायो। तो इन दोनों ने मतलब ये हमें देखने को मिल जाती हैं, थेरेपीज के नाम है। एंड आई होप आपको सिकल सेल डिजीज और बाकी चीजें भी आपको समझ गई होंगी। जीन थेरेपी आप जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं हम जो डिफेक्टिव जीन्स हैं उनको हटा देते हैं और हेल्दी जीन्स को उनकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, ताकि जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो उनको यहाँ पे हम टैकल कर पाए। 1972 में यहाँ पे इसको डेवलप किया गया था। हालांकि ओवर द टाइम रिसर्च चल रही है और इसकी सक्सेस की परसेंटेज बढ़ाने की भी कोशिश चल रही है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा जो प्रीलिम्स है वो बहुत ही नजदीक आ रहा है, एंड ऐसे टाइम में हमारी टीम आपके साथ लेकर आई है RRPP 2.0। ठीक है, रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2.0। अब इसके माध्यम से क्या होगा, देखो आप जानते हो कि प्रीलिम्स को लगभग 100 दिन बचे हैं इस बार के, एंड इसके अंदर हम चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। कैसे प्रैक्टिस? डेली बेसिस के ऊपर आप 40 जीएस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस के ऊपर आप 20 सीसेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जिसके माध्यम से आपको एक एनालिसिस लगता रहे कि कहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा वीक एरिया है, एंड कैसे उसको ठीक करना है। इसके साथ ही साथ इसकी आपको डिस्कशन भी मिल जाएगी, जीएस डिस्कशंस, एंड साथ में ही आपको सीसेट क्लासेस का पूरा एक्सेस मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप कंप्लीट सीसेट अपना कवर कर सकते हो। देखो आरपीपी 2.0 है, तो आप सोचोगे सर आरपीपी 1.0 भी तो आया होगा। बिल्कुल, एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत बच्चों से बात करी है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स का आया है यहाँ पे। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, जैसी डिस्कशंस होती हैं, तो उनको काफी कुछ पिछले दिनों के अंदर काफी कुछ सीखने को मिला है। तो जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं 19 फरवरी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम हमारा करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और लखनऊ सब जगह आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आपको सृजन, जो कि हमारा मेंस गाइडिंग प्रोग्राम है, कंप्लीट मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, उसका बिल्कुल फ्री एक्सेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं सबके, तो वहां पर जाके आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना, नीचे सारे कमेंट्स में लिंक आपको यहाँ पे इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24। आप लोगों ने ना ये स्कीम शायद पहले भी सुनी होगी, क्योंकि दरअसल में ना स्कीम बार बार न्यूज में आती रहती है, क्योंकि सरकार कुछ कुछ समय के बाद ना इसको सब्सक्राइब करने के ऑप्शंस देती रहती है। तो यहाँ पर अभी सीरीज 4 हमें देखने को मिल रही है, ये आज से लेकर 16 फरवरी के बीच में आप इसको देख पाओगे। सर बट है क्या मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम? देखो मैं समझाता हूँ। आप में क्या मतलब, इंडिया में देखो गोल्ड ना बहुत ही ज्यादा एक, मतलब गोल्ड बहुत लोगों को पसंद है, हर कोई अपने घर के ऊपर कई बार गोल्ड रख लेता है, ठीक है ना। और गोल्ड पहनने का जो शौक एक अलग चीज है, दैट इज अ ज्वेलरी पर्पस के लिए बहुत सारे लोग गोल्ड खरीदते हैं। पर कुछ लोगों का होता है यार, गोल्ड में ना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पता क्या करते हैं, वो गोल्ड खरीद लेते हैं, मान लो 10 ग्राम गोल्ड खरीद लिया या 20 ग्राम 50 ग्राम गोल्ड खरीद लिया, और घर पे बस अपने रख लिया, मतलब तिजोरी में रख लिया। उनको लगता है कि यार गोल्ड का दाम अचानक से मतलब आने वाले सालों के अंदर बढ़ जाएगा, तो हमारा गोल्ड का वैल्यू भी बढ़ जाएगी, जो हमने मान लो एक बिस्किट रखा है गोल्ड का इस तरह से, ठीक है। तो पर इससे ना बड़ी दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें क्या होती हैं कि देखो, एक तो आपने इतना सारा पैसा लगा दिया, फिर उसको आप उस इकोनॉमी के अंदर यूज में भी नहीं डाल रहे,
दूसरी चीज, हम गोल्ड मंगा कहां से रहे हैं? हम गोल्ड दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं, यानी कि हमें गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो सरकार को बड़ा सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है उस चीज के अंदर। हमारे इंपॉर्टेंट डॉलर्स वहां पे हम उसको फॉरेक्स जो है वो वहां पे लग रहे हैं। और ऊपर से आपके घर में अगर मान लो चोरी होगी तो गोल्ड भी साथ में चला जाएगा, है कि नहीं? तो बहुत सारे ऐसे ना कंसर्न्स होते हैं यार, देखो, जो फिजिकल गोल्ड को रखने की वजह से होते हैं। तो सरकार ने ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं देखे कि यार ये चीज तो ठीक नहीं है। तो उसकी जगह ना सरकार क्या लेके आई? गोल्ड बॉन्ड लेके आई। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि मान लो आप ना एक कागज का टुकड़ा खरीद रहे हो। किससे? आरबीआई से, सरकार से, जो भी आप कहना चाहो। उनसे आपने कागज का टुकड़ा खरीदा। सर कितने का टुकड़ा खरीदा? ये कागज कितने का खरीदा? उसी पैसे का जितने का आप गोल्ड खरीदते थे। मान लो, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो पहले आप क्या खरीदते थे? 10 ग्राम सोना खरीदते थे 50,000 रुपए का। ठीक है, ये था फिजिकल गोल्ड। सरकार ने बोला नहीं, आप हमसे कागज ले जाओ। इस कागज की वैल्यू क्या है? 50,000 रुपए ही है। जो भी गोल्ड की वैल्यू है वही एग्जैक्ट सेम वैल्यू इस यहाँ पे कागज की है। ठीक है, तो आपने क्या किया? सरकार को ये 50,000 रुपया दे दिया। अब आप ना इस पर्टिकुलर कागज को लेके बैठे रहे 8 साल। अब लेट से 8 साल के बाद इसकी वैल्यू हो गई है 1.5 लाख इस गोल्ड की। तो अब आप लेके जाओगे कागज, सरकार को दे दोगे, एंड सरकार आपको बदले में क्या करेगी? वो आपको 1.5 लाख रुपया दे देगी। तो फायदा देख रहे हो इसमें क्या हुआ? आप बोलोगे सिर्फ फायदा तो ये हुआ कि एक तो चलो मुझे फिजिकल गोल्ड घर पे नहीं रखना पड़ा, तो उसकी प्रोटेक्शन मुझे नहीं करनी पड़ी, और ऊपर से सरकार को भी बाहर से इतना सारा गोल्ड नहीं मंगाना पड़ा जो इंपोर्ट करवा रहे थे हम। एंड इसके साथ ही साथ आप नोटिस करो कि मुझे बेनिफिट भी तो हो रहा है। 50,000 वाली वैल्यू 1.5 लाख की होगी तो एग्जैक्ट सेम चीज मुझे भी मिल गई। ठीक है ना? तो सरकार ने मुझे वो भी पैसे दे दिए। एंड ऊपर से एक चीज रियलाइज करो, ये जो पैसा आपका 50,000 से 1.5 लाख हुआ ना, इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। अरे क्या बात है सर, ये तो और भी बढ़िया। अरे और सुनो, इसके अलावा ये भी है कि आपको यहाँ पर ना, आपने, क्योंकि बॉन्ड है, ये क्या है? एक तरह का बॉन्ड। और बॉन्ड के ऊपर आप जानते हो जनरली इंटरेस्ट भी मिलता है। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ये आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया जैसे 50,000, इसका 2.5% आपको हर साल मिलेगा। यानी कि ये 50,000 के ऊपर ना हर साल आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिल रहा है। अब इस तरह से आपको 2.5% हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी आपका फायदा। ये 50,000 का जो कैपिटल गेन हो गया, 1.5 लाख वैल्यू होगी, वो भी आपका फायदा। ये 1.5 लाख जो हो गया, 50,000 जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना। पर ध्यान रखना, ये हर साल जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। समझे इस बात को? तो ये मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो भी आपकी इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, जो हर साल 2.5% आपको मिल रहा है, वो वाला पैसा क्या है? दैट इज टैक्सेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं, यहां पर जब आप उसको रिडेम्पशन करोगे, जब मेच्योरिटी होगी, जब मान लो 8 साल के बाद उसको आपने वापस से दे दिया, तब उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दो तरह से आप पैसे कमाते हो, एक तो इंटरेस्ट के माध्यम से, एक जब आपका मेच्योरिटी होगी, जब टाइम खत्म हो गया तब आपको जो पैसा मिलेगा। मेच्योरिटी वाले पे कोई टैक्स नहीं देना, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, तो हम भी इन्वेस्ट कर दें? हाँ बिल्कुल कर दो, पर कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको 1 ग्राम कम से कम करना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम 1 ग्राम पैसा, मतलब 1 ग्राम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 4 किलो तक यहाँ पे सोना खरीद सकता है। अगर इतना पैसा है तो कर लो, ठीक है। और HUF जो होते हैं, हिंदू अनडिवाइड फैमिली, उनके लिए भी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 4 किलो की ही है। ट्रस्ट के लिए लिमिट है 20 किलो, और बाकी एंटिटीज के लिए भी सिमिलर लिमिट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, हर साल आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि साल में 2 बार बांट के आपको मिलेगा, और ये टैक्सेबल आपका होता है। ठीक है। और यहाँ पर ना जो आपका बॉन्ड का टेन्योर होगा वो 8 साल का होगा, यानी कि जो आपने कागज खरीदा ना, ये 8 साल तक आपका रहेगा। पर आप पांचवें, छठे और सातवें साल के बाद भी आप यहाँ पर इसको वापस से एग्जिट हो सकते हो इससे। यानी कि मिनिमम 5 साल तो आप करोगे ही, उसके बाद 6 साल, 7 साल या 8 साल के बाद कभी भी आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हो। किसने लॉन्च किया था? 2015 के अंदर हमारी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था अंडर द गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम। ठीक है ना? आरबीआई यहाँ पे इश्यूज को ओपन करता है, जैसे यहाँ पे हमें सीरीज 4 इशू हमें ओपन देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये कुछ पॉइंटर्स थे कि यहाँ पे जो भी गोल्ड में पैसा होगा उसी ग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगा। बॉन्ड इशू कौन करता है? आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आप इसके लिए, जैसे आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वहां से आप खरीद पाओगे। आपकी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CCIL, या फिर इवन आपके ना पोस्ट ऑफिस से भी आप इसको खरीद पाओगे। NSE BSE से भी आप इसको खरीद सकते हो। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। ध्यान रखना, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, पेमेंट बैंक, यहाँ पे इनको यहाँ पे अलाउड नहीं किया गया है इसको बेचने के लिए रिगार्डिंग। ठीक है? तो
यहाँ पर बात ये होती है कि इम्पोर्टेंस चलो आप समझ गए, ठीक है ना? ट्रेडेबल वगैरह भी आप देख पाओगे। यहाँ पर ना इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसको कोलैटरल की तरह यूज़ कर सकते हो। यानी कि आपके पास एक कागज़ पड़ा हुआ है ना, कल को आपको लोन खरीदना है, इसको आप कागज़ को गिरवी रख दो, आपको यहाँ पे लोन बैंक दे देंगे। बाकी अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर डीमैट फॉर्म में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, एक तरह की सिक्योरिटी है। तो ये सारे पॉइंट्स तो आप जानते ही होंगे और इससे फ़ायदा ये हो गया कि आपको स्टोरेज वगैरह का कोई रिस्क नहीं रहा और जो भी कॉस्ट इनकर होती है फिजिकल गोल्ड के साथ, वो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे बियर नहीं करनी पड़ी। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ क्यूरेटिव पिटीशन को एक बार समझ लेते हैं। देखो एक्चुअल में ना ये क्यूरेटिव पिटीशन अभी एक केस के माध्यम से न्यूज़ में आया है। हमारे लिए केस इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों न्यूज़ में था, बट मेजरली हमें क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में जानना ज़रूरी होता है। देखो एक्चुअल में ना जैसे मान लो कोई केस गया हमारा किसी भी नॉर्मल कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। पर कई बार ऐसा भी आता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ भी हम यहाँ पे ना हम एग्री नहीं कर पाते। फिर हम वहाँ पे रिव्यू पिटीशन डालते हैं। रिव्यू पिटीशन का मतलब क्या? कि एक बार आप प्लीज़ देख लो यार कि मतलब शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी फैसले के अंदर। फिर अगर मान लो रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी गई, फिर एक आखिरी होता है जिसका नाम होता है क्यूरेटिव पिटीशन। तो यानी कहने का मतलब क्या? अगर आपको रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हो गई है, उसके बाद आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप अपने डिसीजन को एक बार दोबारा से री-इवैल्यूएट कर लीजिए। इसी को बोलते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। अब देखो एक्चुअल में ये जो क्यूरेटिव पिटीशन स्टार्ट हुई ना, ये 2002 में रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा वाले केस में यहाँ पे स्टार्ट हुई। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर फाइनल जजमेंट आ भी चुकी है, तब भी उसके बाद जो पार्टी है उसको यहाँ पे कुछ रिलीफ दिया जा सकता है अंडर द क्यूरेटिव पिटीशन। वो कैसे? ताकि इंश्योर किया जा पाए कि ऐसा ना लगे किसी को भी कि उसके साथ ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है या फिर उसकी बात यहाँ पे सुनी नहीं गई किसी प्रोसेस के अंदर। तो यानी कि जुडिशियल प्रोसेस का कभी भी अब्यूज ना हो, उसका मिसयूज ना हो, उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन हमारे पास डेफिनेटली अवेलेबल रहेगी। अब जब भी आप देखो क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल कर रहे हो ना, तो आपको ये जानना होगा कि रिव्यू पिटीशन जो के अंदर जो भी आपके ग्राउंड्स वगैरह थे, जिसको डिसमिस किया गया था रिव्यू पिटीशन, उसको बहुत ही आपको क्लियरली स्टेट करना होता है। आर्टिकल 137 के अंतर्गत हमें ये पावर देखने को मिल जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी जजमेंट को, ऑर्डर को यहाँ पे रिव्यू कर सकता है। ध्यान रखना कुछ कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं कि हर बंदा जाके क्यूरेटिव पिटीशन डालता रहे, नहीं। यहाँ पर देखो पहली बात तो रिव्यू पिटीशन आपकी खारिज हो चुकी होने हो तभी आप इसको कर सकते हो। दूसरा ना आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा एक तरह से कि भाई मेरी बात ही नहीं सुनेगी कहीं पर। मेरे साथ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल जहाँ पर बोलता है कि हर पार्टी की यहाँ पे बात सुनी जानी चाहिए, कि वो मेरी बात ही नहीं सुनेगी। इसके अलावा पहले यहाँ पे जो क्यूरेटिव पिटीशन आई, वो यहाँ पर सबसे पहले जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनको यहाँ पे सर्कुलेट करी जाएगी और साथ ही साथ जो भी जजेस ने वो फैसला किया था, उनको अगर वो अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर आपस में सर्कुलेट किया जाएगा। अगर मेजॉरिटी लोग वहाँ पे मानते हैं कि हाँ यार, कि इसके रिगार्डिंग और बात होनी चाहिए, इसके हियरिंग के रिगार्डिंग हमें और देखना चाहिए, तब क्यूरेटिव पिटीशन को देखा जाएगा। तो ध्यान रखना ये एक एक्सेप्शनल केस है क्यूरेटिव पिटीशन। ऐसा नहीं है कि हर बंदा मतलब कि रिव्यू के बाद क्यूरेटिव डालेगा ही डालेगा, नहीं। दिस शुड बी ट्रीटेड ओनली एज एन एक्सेप्शनल केसेस। और साथ में ही ना यहाँ पर बेंच अक्सर पता क्या करते हैं, सीनियर काउंसिल को भी साथ में ले लेते हैं, ताकि वो भी ना एमेकस क्यूरी की तरह काम करे। एमेकस क्यूरी होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, वो यहाँ पे कोर्ट को मदद करे कि एक्चुअल में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो सीनियर काउंसिल भी यहाँ पे मदद कर देते हैं। फिर अकॉर्डिंगली नॉर्मली क्या होता है, जो डिसीजन होता है ना इसका क्यूरेटिव पिटीशन का, वो यहाँ पे ओपन कोर्ट सुनवाई जनरली नहीं होती। जनरली जो आपके जजेस हैं वो अपने चैम्बर्स के अंदर ही फैसला दे देते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन का क्या फैसला आया। पर अगर मान लो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आती है, तब वो ओपन कोर्ट में हियरिंग भी यहाँ पे इसकी कर सकते हैं। तो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन रिव्यू पिटीशन एंड अ क्यूरेटिव पिटीशन। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, एक फाइनल रिकोर्स है। अगर पार्टी डिससेटिस्फाइड है रिव्यू पिटीशन के बाद, तब वो यहाँ पे क्यूरेटिव पिटीशन के लिए जा सकती है। यहाँ पर जनरली ओपन कोर्ट हियरिंग्स नहीं होती क्यूरेटिव के अंदर, वेरएस यहाँ पे आपके रिव्यू पिटीशन के अंदर ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ फर्क होता है क्यूरेटिव और रिव्यू के अंदर। आई होप ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ढोकरा शिल्प कला के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो छत्तीसगढ़ का एक स्टूडियो है ओकर स्टूडियो, ये यहाँ पर ना हमारी 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी जो हमारी क्राफ्ट है ढोकरा शिल्प कला, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जो वर्ड है ना ढोकरा, ये आया है ढोकरा दमार ट्राइब से, जो कि आपको सेंट्रल इंडिया के अंदर ट्राइब देखने को मिल जाएंगी। वो यहाँ पे ना इस तरह के जो मेटल्स होते हैं, इस तरह के कारीगरी जो करते हैं, वो यहाँ पे करते थे, ठीक है ना। तो उस वजह से ये जो कारीगरी का नाम है, ये उन्हीं के नाम के ऊपर आखिर पड़ चुका है। अब एक्चुअल में ना देखो यहाँ पर एक टेक्निक के बारे में आपको जानना चाहिए, दैट इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक, या फिर जिसको सिरे परद्यूबी के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये टेक्निक वर्क कैसे करती है। पहले तो ये समझो, ये वालन जो ना ऐसे बने हैं, ये सामने आप देख पा रहे हो पिक्चर्स के अंदर,
ये जो बने हैं ये इसी टेक्निक से बने हैं, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। कैसे सर? मैं आपको समझाता हूँ। मान लो जैसे आपका वैक्स होता है, आप मोम तो समझते हो, जैसे मोमबत्ती का मोम नहीं होता। अब देखो उस मोम को क्या कर सकते हो आप किसी भी शेप के अंदर ढाल सकते हो। तो एक्चुअली पता क्या करते हो, यहाँ पर इस लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स के अंदर आप एक मूर्ति सी बना लेते हो, किसकी सर? वैक्स की। ठीक है ना? एक बार आपने वैक्स की मूर्ति बना ली, फिर उस वैक्स की मूर्ति को आपने क्ले, यानी कि जो एक तरह की मिट्टी ही होती है, उससे यहाँ पे आपने कवर कर लिया। ठीक है? अब इस तरह से ये देखो, ये जो आपका जो रेड वाला पार्ट है ना, ये दिखाता है मूर्ति को, और आपका ये जो बाहर वाला पार्ट है ये मिट्टी को दिखाता है। तो मिट्टी के साथ इस तरह से आपने कवर कर दिया, बहुत बढ़िया। अब इसको आपने काफी टाइम तक आपने सूखने दिया। ठीक है? अब सूखने के बाद ना आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको गर्म करोगे, ये हीट हो रहा है। अब जब आप इसको गर्म करोगे तो मिट्टी तो देखो नहीं कुछ होगा, पर आपका जो मोम था, जो वैक्स था, वो तो पिघलने लगेगा, और पिघल करके ऐसे बाहर आ जाएगा। तो अंदर ना आपको एक खाली जगह देखने को मिल जाएगी। ओके, समझ आ गया सर? अब ऐसे ना ये देखो, ये आपकी मिट्टी थी, और मिट्टी बाहर लगी हुई है और अंदर वाली जगह खाली है। तो इस अंदर वाली जगह के अंदर हम क्या डालेंगे? यहाँ पर डालेंगे हम मेटल। जैसे मान लो ब्रोंज मेटल आपने डाल दिया। तो मेटल कैसे डालेंगे? अरे उसको पिघला कर मोल्टन मेटल डालेंगे। अब मोल्टन मेटल ऐसे डल गया, तो एक तरह से ना ये जो हमारी शेप थी, मतलब ये बाहर मिट्टी है, उसके अंदर इस शेप के अंदर हमने मोल्टन मेटल डाल दिया। अब हम एक हथौड़ा लेंगे और मिट्टी को साइडों से हटा देंगे, तो बचेगा क्या सर? बचेगा इस तरह की जो मूर्तियां होती हैं। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? इस टेक्निक को बोला जाता है आपका लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है ना? ये सारा का सारा प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है, बट आपको ना मीनिंग पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग जब हम ना इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह भी पढ़ते हैं, हमें वहां पर भी इसके रेफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक के, बट शायद कई बार पता नहीं होता। बट आई होप आज आपको यहाँ पे चीजें समझ आ गई होंगी। तो आपको ये ट्राइबल कम्युनिटीज आपको छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सभी रीजन्स के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे नोटिस करो, ये जो बात करना ढोकरा शिल्प कला की, यहाँ पर आपको नेचर के बारे में चीजें देखने को मिल जाती हैं, माइथोलॉजी के बारे में, डेली लाइफ के बारे में, कुछ एनिमल्स, बर्ड, डीटीज, ट्रिबल सिंबल्स, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कुछ ज्वेलरी, स्कल्पचर्स, और ये सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पर आज के समय इशू पता क्या आ रहा है कि देखो इस तरह की जो आर्टिस्ट हैं, इस तरह का जो आर्ट है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। जैसे जैसे हम मशीनों की मदद से ये चीजें बनाने लगे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तब से ये वाली जो आर्ट फॉर्म है वो कहीं ना कहीं थोड़ी डिमिनिश होती जा रही है। पर बहुत सारे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ताकि इस पर्टिकुलर शिल्प कला को यहाँ पे हम और प्रमोट कर पाएं, एंड लोगों तक ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे पहुंचा पाएं इस पर्टिकुलर आर्ट के माध्यम से। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज। अब ये क्या चीज है सर? देखो पहली बात तो आप ये समझो कि ये जो नाम आया है ना, ये दरअसल में नाम आया है लोकेशन के माध्यम से ही। अगर आप नोटिस करो, कर्नाटका के अंदर शायद आप गए होंगे, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, मैं खुद भी गया हूँ, काफी एक बढ़िया जगह है शिमोगा, विजिट करने के लिए भी आप जा सकते हो एज अ टूरिस्ट कभी। तो शिमोगा के अंदर ना आपको एक कैसनूर फॉरेस्ट एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो नाम पड़ा है इस डिजीज का, ये इसी फॉरेस्ट वाले एरिया के पड़ा है। दरअसल में ना इसको वैसे तो मंकी फीवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? एक्चुअल में क्या है ना, ये केएफडी जो कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज है, तो केएफडी जो है दरअसल में ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये आपके जो एनिमल्स होते हैं उनसे यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर ये फैलती है। इसको जो डिस्कवर किया गया था 1956-57 के अंदर किया गया था, क्योंकि वहां पर एक सिक मंकी था, तो मंकी जो था उसके अंदर हमें देखने को मिला था, वहां से हम इसको यहाँ पे, वहां से इसका नाम पड़ गया। एक्चुअल में क्या है, ये एक तरह का हमें वायरस ही देखने को मिलता है। ठीक है? आपकी जो टिक्स वगैरह होती है ना, आपके जो छोटे वाले कीड़े होते हैं, उनके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो उनके बाइट से अलग अलग मंकीज, अलग अलग रैट्स के अंदर हो जाता है, एंड अगर कभी हम उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं तो हमें भी यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो बेसिकली चाहे वो टिक बाइट्स हो, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पे किसी चीज के साथ हुए, फिर उनका हमारे साथ कांटेक्ट हुआ, वो हो गया, तो वो जो वायरस होता है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो ध्यान रखना, ये एक वायरल हेमोरेजिक फीवर हमें देखने को मिल जाएगा। अगर ये चीज हो जाती है हमें, देखो कहीं ना कहीं इससे आपको बहुत ज्यादा हाई फीवर हो गया, आपको मसल पेन हो गया, ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, लो बीपी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर जिन लोगों को यहाँ पे हो जाती है ना, तो ऐसा बताया जाता है 3 से 5% का फर्टिलिटी रेट रहता है, यानी कि उनके 3 से 5% लोग जिनको ये डिजीज होती है उनकी डेथ हो जाती है। हर साल इंडिया में 400 से 500 लोगों को केएफडी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको केएफडी के बारे में यहाँ पे पता होनी चाहिए। ध्यान रखना, दिस इज अ जूनोटिक डिजीज। क्लियर है? ठीक है।
तो इसको कैसे सर इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे करें? देखो, जब भी आप इस तरह से फॉरेस्ट वाले एरियाज़ के अंदर जाओ, तो अपना प्रॉपर आप ध्यान रखो अपना कि अपनी बॉडी के ऊपर आपने टिक रिपेलेंट आपने लगा रखे हों, ठीक है? तो वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है, वो यहाँ पे ये चीज़ इंश्योर करता है। एंड अगर किसी को हो जाता है, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट, वो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट करवाती है वहाँ पे लोगों का, ठीक है? तो दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप कमेंट्स में नीचे आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन-सा ठीक है एंड कौन-सा गलत है। सैटरडे को जो होमवर्क दिया था उसका मैं आंसर बताता हूँ। कृषि रक्षक पोर्टल की अगर हम बात करें तो ये प्लेटफॉर्म है फार्मर के असिस्टेंस के लिए एंड उनकी परेशानियों को सुनने के लिए। बिल्कुल, दिस इज इंडीड करेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में नहीं, ये आपको इंडिया और म्यांमार के बीच में आपको देखने को मिलेगा, तो सेकंड आपका फॉल्स हो गया। काडालुंडी लेवर आपकी ओडिशा के अंदर नहीं, आपकी केरला के अंदर देखने को मिलती है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। आज का होमवर्क क्या रहेगा? पहला होमवर्क आपका रहेगा ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में। मैंने पहले पढ़ाया हुआ है बहुत बार ऑलिव रिडली टर्टल्स। इट्स जस्ट दैट कि ये दोबारा से न्यूज़ में आते रहते हैं, तो एक बार क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सेकंड आपका होमवर्क रहेगा पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में, तो इसका आंसर भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा। एक जो मैंने होमवर्क पूछा था क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में, तो देखो ये सारी की सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं कि डीएनए सीक्वेंस को ऐड करना, कट करना, डिलीट करना, जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करना, ये तो हमने आज समझा ही। बाकी और चीज़ें भी यहाँ पे आपकी डेफिनेटली क्रिस्पर के माध्यम से की जा सकती हैं फूड क्रॉप्स के रिगार्डिंग भी। तो एक्चुअल में इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। दूसरा होमवर्क मैंने आपसे पूछा था डीलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग। देखो, पहला जो स्टेटमेंट है कि डीलिमिटेशन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि एस्टैब्लिश करी गई है अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, दरअसल में आप समझो डीलिमिटेशन का अर्थ होता है कि आप अपनी बाउंड्रीज को फिक्स कर रहे हो, आपकी स्टेट की हो गया, लोकसभा के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो दरअसल में 82 एंड 170 के अंतर्गत बात करी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है कि नंबर ऑफ सीट्स एंड लोकसभा और स्टेट असेंबली की एडजस्ट होनी चाहिए हर सेंसस के बाद। पर होता क्या है, डीलिमिटेशन कमीशन को जो बनाया जाता है ना, उसके लिए सरकार एक एक्ट पास करती है, और क्योंकि एक्ट हो गया तो यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो पहला आपका स्टेटमेंट गलत हो चुका। तो टोटल 4 बार इस तरह से डीलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया था अंडर डिफरेंट एक्ट्स, 1952 के अंदर, 1962 के अंदर, 1972 और 2002 के अंदर। दूसरा कह रहा है कि कमीशन के जो ऑर्डर्स होते हैं, उनको यहाँ पे आप किसी भी कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं कर सकते, दैट इज इंडीड करेक्ट। थर्ड बात करें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसके ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं, थर्ड भी आपका गलत है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं पॉसिबल होती। तो यहाँ पे एक्चुअली स्टेटमेंट आपकी सिर्फ एक ही करेक्ट है, जो सेकंड वाली, ठीक है। दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।